हेलो दोस्तों, अशोक आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग जो है एक नज़र की सीरीज़ देख रहे हैं जिसमें हम यूपीएससी पीवाईक्यू प्रीलिम्स के देखते हैं और उसकी अगली जो कड़ी है वो पॉलिटी से जुड़ी हुई है। तो पॉलिटी के क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन सर्वप्रथम मैंने आपको पहले भी बताया है कि पॉलिटी या कोई भी सब्जेक्ट आप देख रहे हो तो उससे पहले आप सिलेबस तो समझ लीजिए, सिलेबस में क्या दिया है। तो प्री का अगर आप सिलेबस देखोगे प्रारंभिक परीक्षा का, तो प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट 4 में पॉलिटी का सिलेबस दिया हुआ है कि भारतीय राजतंत्र और शासन यानी संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज। अब आप ध्यान रखना है, पंचायती राज व्यवस्था प्रीलिम्स के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर लोक नीति, अधिकारों संबंधी मुद्दे इत्यादि। तो इसमें देखिए सिलेबस तो दिया है लेकिन पूर्णतः डिफाइंड नहीं है। तो हमें थोड़ी सी कोशिश ये करनी चाहिए कि आप मेंस वाले सिलेबस को एक बार देख करके जाइए, ताकि आपकी समझ विकसित हो सके और क्वेश्चन को देखने का जो नज़रिया है वो समझ सकें आप। तो ये अगर आप देखोगे मेंस का सिलेबस, तो इसके पॉइंट 1 से लेकर के पॉइंट 10 तक पॉलिटी के ही चैप्टर दिए हुए या पॉलिटी का ही सिलेबस दिया हुआ है। ठीक है। तो प्रीलिम्स की आप अगर सिलेबस देख रहे हो प्रीलिम्स का, तो उसके साथ साथ आप मेंस का सिलेबस ज़रूर देखिए, ताकि आपकी एक समझ विकसित हो सके कि क्वेश्चन हमें पढ़ना है या हमें जो भी पॉलिटी के टॉपिक्स पढ़ने हैं उनका दायरा क्या हो, उनकी सीमा क्या हो। उसके आगे आप जा करके ना पढ़ो, उसके डीप में जा करके ना पढ़ो, क्योंकि कई बार क्या होता है स्टूडेंट जो हिंदी माध्यम के खास करके वो क्या कर रहे हैं, डीप जा करके पढ़ रहे हैं। और डीप जा करके पढ़ रहे हैं तो आप हो सकता है किसी एक टॉपिक में महारत हासिल कर लो, लेकिन उसके कारण, इस डीप के कारण आपके अन्य विषय कहीं ना कहीं छूट जाएंगे और आप प्रीलिम्स फेल कर जाओगे। और ये मैं पिछले कई सालों से मतलब ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि प्रीलिम्स में जो हिंदी माध्यम का रिजल्ट जो गिर रहा है उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि हिंदी माध्यम का जो एस्पिरेंट्स है वो डीप जा करके पढ़ने की कोशिश करता है। भाई सामान्य अध्ययन दिया है तो सामान्य अध्ययन ही करना चाहिए। लेकिन अब हो सकता है कि आपको ये लगे कि समाधान अध्ययन में हम क्या क्या पढ़ें, तो उसके लिए सबसे अच्छा क्या है कि पीवाईक्यू आप रेगुलर देखिए। पीवाईक्यू आप रेगुलर देखेंगे तब आपको समझ विकसित हो पाएगी कि हमें किस दायरे में रह के पढ़ना है। तो चलिए फालतू बकवास न करके सीधा अपने क्वेश्चन में आते हैं। और ये एक नज़र की सीरीज है तो हम सीधा क्वेश्चन की प्रकृति समझेंगे। मैं यहाँ उत्तर नहीं बताऊँगा, ठीक है। यहाँ उत्तर बताने की कोशिश नहीं की जाएगी। यहाँ आप जो है केवल प्रश्न की प्रकृति समझिए, प्रश्न का दायरा समझिए और प्रश्न कहाँ से पूछ रहा है ये समझिए। इसके जस्ट ये सीरीज जैसे समाप्त होगी उसके बाद हम डिटेल्ड एनालिसिस, ठीक है, डिटेल्ड एनालिसिस लेकर के आएंगे। तो उसमें हम पूरा डिटेल्स में जो है कौन सा क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा रहा है, उसका क्या उत्तर हो सकता है और किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, वो डिटेल्ड एनालिसिस में करके दिखाएंगे आपको। तो एक नज़र में ये सीरीज इसलिए लाए हैं ताकि आप जब पढ़ रहे हो तो आपकी जो पढ़ने की क्षमता हो या पढ़ने की जो सीमा हो वो समझ विकसित हो सके और क्या पढ़ना है, किस टॉपिक को कितना पढ़ना है। ठीक है। तो अगर आप यहाँ पहला क्वेश्चन देखोगे 2015 का, 2015 में पॉलिटी से लगभग 15-16 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है, संसदीय प्रणाली की सरकार है। अब देखिए दो तरह की सरकारें होती हैं, एक तो होती है संसदीय और दूसरी होती है, मतलब एक ये संसदीय और दूसरी जो अध्यक्षीय प्रणाली है, जैसे अमेरिका जैसे अध्यक्ष अध्यक्षीय प्रणाली। ठीक है। तो ये इस तरह की दो प्रणालियाँ होती हैं। तो भारत में संसदीय प्रणाली व्यवस्था है, तो इसका कारण क्या है, ये क्यों है। ठीक है। अब आप पॉलिटी की बुक पढ़ रहे हो या एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि संसदीय प्रणाली क्यों है, ये संसदीय से जुड़े जो टॉपिक है उनको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। ये क्वेश्चन इसीलिए मैं जो है दिखा रहा हूँ ताकि आप समझ विकसित हो सके आपकी कि क्या पढ़ना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखोगे, अब देखिए यहाँ मैं उत्तर नहीं बता रहा हूँ आपको, ये आप देख सकते हो खुद, आपको पढ़ने की क्या जरूरत है, संसदीय प्रणाली व्यवस्था। अब इसमें देखिए अगर आप जो है ऑप्शन देखोगे तो इसमें लिखा है लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है इसलिए संसदीय प्रणाली है, संसद संविधान का संशोधन कर सकती है इसलिए संसदीय प्रणाली। अब आप जब क्वेश्चन यहाँ देख लिए, जब आप टॉपिक पढ़ रहे होगे तो आपको स्वयं इसका उत्तर मिल जाएगा। इसलिए ये एक नज़र की सीरीज का मेन उद्देश्य यही है कि आप जब पढ़ रहे हो तो आपका दायरा क्या हो, आपकी सीमा क्या हो। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किस में प्रतिष्ठित है या प्रतिष्ठापित है। ठीक है। तो कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट की अवधारणा कहाँ पर दिखती है आपको, उद्देशिका में दिखती है या डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व में दिखती है, मूल अधिकार या 7वीं अनुसूची। तो इसको आप जब खुद पॉलिटी पढ़ोगे तो आपको आसानी से इसका उत्तर मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था। अब आप सिलेबस, मैंने आपको बताया था कि पंचायती राज व्यवस्था प्रीलिम्स के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये देखिए, ठीक है। तो पंचायती राज व्यवस्था जब दिया हुआ प्रीलिम्स में, तो पंचायती राज व्यवस्था आपको सही से पढ़ना है। तो पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है। ठीक है। तो इसमें 4 जो है कथन दिए हुए हैं कि किस लिए पंचायती राज व्यवस्था लाई गई है। अब पंचायती राज जब अगर व्यवस्था पढ़ रहे हो तो आप ध्यान रखो कि उसका उद्देश्य क्या है और ये क्यों भारत में लाई गई है, ये क्यों ये जो है स्थापित किया गया। और आज़ादी के समय से ही था, लेकिन इसको संवैधानिक इसकी जो संवैधानिक भूमिका बहुत कम थी उस समय आज़ादी, ये बाद में जो है
इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया है। तो पंचायती राज व्यवस्था जब आप पढ़ो तो इसको ध्यान रखो कि पंचायती राज व्यवस्था में क्या पढ़ना है और क्या नहीं, क्या छोड़ना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन की प्रकृति आप समझ गए तो आसानी से चीज़ें कर लोगे। तो पंचायती राज व्यवस्था पढ़ना तो ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे, ये उपबंध किसमें दिया गया है या किसमें किया गया है? अब ये भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखें, ये कथन है पूरा, ठीक है। और ये पॉलिटी या भारतीय संविधान के किस भाग में दिखता है आपको? संविधान के उद्देशिका में दिखेगा, या डीपीएसपी में दिखेगा, या मूल अधिकार में दिखेगा, या मूल कर्तव्य में दिखेगा? तो आप जब भी पढ़ो तो उसके कथन पे भी ध्यान रखो कि कहाँ पे क्या यूपीएससी पूछ सकता है। ये सब 2015 के क्वेश्चन है और 2015 में आप देखोगे कि क्वेश्चन मतलब बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। अभी आप 2025 में आओगे तब आपको एहसास होगा कि हाँ, क्वेश्चन किस तरह से प्रकृति अपने बदल रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। जो अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत में किसी राज्य की विधान परिषद, ध्यान रखना, विधान परिषद आकार में उस राज्य की विधानसभा के आधे से अधिक बड़ी हो सकती है। अब आप जब विधान परिषद पढ़ो तो इसका आकार क्या है, ये किस लिए बनाई गई है, या सारे स्टेट्स में है, तो विधान परिषद पढ़ने की जरूरत है आपको। और इसमें क्या है कि ये विधानसभा से कितनी संख्या में होती है जो उसी राज्य की विधानसभा होती है उससे कितना कम ज़्यादा ये पढ़ना है आपको, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आपको विधान परिषद पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। दूसरा कथन है, किसी राज्य का राज्यपाल उस राज्य की विधान परिषद के सभापति को नाम निर्देशित करता है। अब आप जब जो है भाग 5 और भाग 6 पढ़ोगे तो उसमें यही व्यवस्था दी गई है, मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार। इसके अलावा केंद्र राज्य संबंध, फिर राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार किस तरह भिन्न है, तो ये टॉपिक जब भाग 5 और 6 पढ़ोगे आप पॉलिटी का तो वहाँ आपको मिल जाएगा। इसके लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पॉलिटी की लक्ष्मीकांत पढ़िए या फिर पॉलिटी की क्लास 11 की एनसीईआरटी पढ़िए, तो आपको ये सारे आंसर मिल जाएंगे जो ये प्रीलिम्स से पूछे जा रहे हैं। आप अगर एनसीईआरटी क्लास 11 पढ़ लेते हो, एनसीईआरटी क्लास 11, तो उसमें आपको ये सारे उत्तर मिल जाएंगे जो अभी तक आए हैं ऊपर, ठीक है। तो ध्यान रखना कि आपको पढ़ना क्या है और किस दायरे में रह के पढ़ना है। तो ये 2 कथन थे, इसके बारे में विचार करना है और कौन से सही है इसको ये बताना है, ठीक है। कुल मिला के आपको विधान परिषद और राज्यपाल के बारे में ये कह सकते हो राज्य सरकार की पूरी जो है संवैधानिक व्यवस्था पढ़नी है, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक यानी कस्टोडियन है? कस्टोडियन यानी संविधान का रक्षक कौन है? कस्टोडियन कौन है? भारत का राष्ट्रपति है, भारत का प्रधानमंत्री है, लोकसभा का सचिवालय या भारत का उच्चतम न्यायालय? अभी बहुत इजी क्वेश्चन है ये, डेली अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो और हिंदी बेल्ट के जितने भी एस्पिरेंट्स उनको ये क्वेश्चन बहुत आसान लगेगा, लेकिन ध्यान रखिए कि इस तरह के क्वेश्चन 1-2 ही आते हैं, ठीक है। और ये 2015 का पीवाईक्यू है, ना कि 2025 का। अब अगर आप 2025 के पीवाईक्यू देखना शुरू करोगे 2025 से पहले, तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन की प्रकृति कैसे चेंज हो रही है, ठीक है। दूसरा जो इसी में क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने नीति आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसके स्थान के लिए की है? मतलब उस समय आपने देखा होगा 2014 में सरकार बदली थी, यानी यूपीए की सरकार से एनडीए की सरकार आई थी, ठीक है। तो जब एनडीए की सरकार आई तो एनडीए की सरकार ने बहुत सारे चेंजमेंट किए थे, उसमें से एक चेंजमेंट ये भी था नीति आयोग की स्थापना। तो ये किसके स्थान पे की गई थी? इतना सरल क्वेश्चन है। अब आप समझो कि 2015 में कितना सरल तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा था। तो यही ध्यान रखना है कि हमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, किस करंट के मुद्दे को ज़्यादा ध्यान रखना है, ताकि यूपी में या यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला चलते हैं। संघ की सरकार यानी यूनियन गवर्नमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी यूनियन गवर्नमेंट के बारे में पूछ रहा है। पहला कथन क्या है? राजस्व विभाग संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले केंद्रीय बजट को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। अब आपको केंद्रीय बजट जो तैयार होता है वो कौन करता है, ये ध्यान रखना है। दूसरा, भारत की संसद के प्राधिकरण यानी ऑथराइजेशन के बिना कोई धन भारत की संचित निधि से निकाला नहीं जा सकता। आप संचित निधि पढ़ रहे हो तो ध्यान रखो कि किस तरह संचित निधि से पैसा निकलता है और किसकी अनुमति से निकलता है, ठीक है। तीसरा है, लोक लेखा से किए जाने वाले सभी संवितरण यानी डिसबर्समेंट के लिए भारत की संसद के प्राधिकरण की आवश्यकता होती है। तो ये 3 कथन है। अब इसमें से पूछ रहा है कौन सा सही है, तो ध्यान रखो कि आपकी तैयारी इस तरह हो कि ये कथन आसानी से समझ में भी आ जाए और आप इसको सॉल्व भी कर लो। तो आपकी पढ़ने की दिशा यहाँ से एक नज़र वाली सीरीज से तैयार हो जाएगी। तो ध्यान रखना है इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची, अभी आप देखोगे 2025 में ये बहुत ज़्यादा चर्चा में था, खास करके 6वीं अनुसूची, ठीक है। अगर आप करंट पढ़ रहे होगे तो आपको 6ठी अनुसूची आसानी से समझ में आ जाएगी कि बहुत ज़्यादा चर्चा में था। तो 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किस लिए किए गए हैं, ठीक है। अब 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची अच्छे से पढ़ो और उसका मेन उद्देश्य क्या है ये समझने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया 2015 में। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब इसका देखिए, मैं जो है इसके जो कथन है ये मैं नहीं पढ़ रहा हूँ,
क्योंकि आपको जो मेन उद्देश्य है, मतलब एक नज़र ये सीरीज जो है इसका मेन उद्देश्य है आपकी पढ़ाई का दायरा तय करना। तो आप एक नज़र का मतलब है कि कई बार आप देखते होगे कि जब आप कोई टॉपिक पढ़ने जा रहे हो, कोई टॉपिक मान लो ए पढ़ने जा रहे हो, तो उससे पहले उसकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो देखो कि किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं। जब आप ये क्वेश्चन देख रहे हो, फिर ये टॉपिक पढ़ा ए और फिर इसके बाद पीवाईक्यू में आओगे, तो फिर आप देखो ये सारे क्वेश्चन आपको आसानी से हल हो जाएंगे। तो ध्यान रखना, जब ए कोई टॉपिक पढ़ने जा रहे हो तो उससे पहले आपको पीवाईक्यू पता होना चाहिए। यूपीएससी की रणनीति में आप शामिल कर लो कि अगर आपको पीवाईक्यू सही से नहीं पता है कि कहाँ पे यूपीएससी टारगेट कर रहा है, या यूपीएससी की प्रकृति क्या है, या यूपीएससी की पूछने का तरीका क्या है, उसको आप नहीं समझ पाए, तो आप आगे जो आने वाली परीक्षाएं हैं 2026 की, उसमें फेल कर जाओगे अगर आप इस रणनीति को नहीं समझ पाए। तो इसलिए मैंने ये सीरीज इसीलिए शुरू करवाई है ताकि आपको समझ में आ सके कि क्वेश्चन का दायरा क्या है या क्वेश्चन की पूछने की सीमा क्या है। ठीक है, तो 5वीं अनुसूची 6वीं अनुसूची पूछ रहा है, तो अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए है, ये राज्यों के बीच सीमाओं के निर्धारण के लिए है, ये तीसरा कथन कह रहा है पंचायतों की शक्तियों प्राधिकारों या उत्तरदायित्वों के निर्धारण के लिए है, या फिर डी कह रहा है सभी सीमावर्ती राज्यों के हितों के संरक्षण के लिए। तो 5वीं और 6वीं अनुसूची जब पढ़ोगे तो आपको ये सारे उत्तर आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है। यह दूसरा कथन कह रहा है प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। अब आप प्रधानमंत्री की जो शक्तियां हैं उसको जब पढ़ोगे तब आपको ये क्वेश्चन आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा किस तरह से हमको पढ़ना है और किस दायरे में पढ़ना है। ठीक, आगे चलते हैं। ये सब एक नज़र का है, मैं यहाँ उत्तर नहीं बताऊंगा, मैंने पहले भी बताया कि डिटेल्ड एनालिसिस हम लेकर के आएंगे, उसमें आपको डिटेल में कि इसका मतलब क्या है उसका पूरा अच्छे से जो है एनालिसिस करेंगे। अभी हमारा मेन उद्देश्य है कि दिसंबर से पहले पहले एक नज़र में सारी ये जो पीवाईक्यू समाप्त हो जाए, ताकि आपको जब पढ़ रहे होगे तो ये सारे क्वेश्चन आपको ये नहीं लगे कि हाँ पहले नहीं आया, ये पूछा नहीं जा सकता। ठीक है, तो इस उद्देश्य से हमने ये सीरीज शुरू करी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट यानी रेफर किया जाता है, जब संयुक्त बैठक होती है, अब आपको संयुक्त बैठक तुरंत पॉलिटी में जब पढ़ो तो संयुक्त बैठक ध्यान से पढ़ो कि इसमें क्या क्या प्रक्रिया है, संयुक्त बैठक के लिए कौन सा अनुच्छेद है, संयुक्त बैठक में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है, कौन से जो है विधेयक यहाँ लाए जा सकते हैं, कौन से विधेयक नहीं लाए जा सकते। तो संयुक्त बैठक जब हो रही है तो इसमें यही पूछ रहा है कि जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट किया जाता है तो इससे किसके द्वारा पारित किया जाना चाहिए या किया जाना होता है। अब इसमें लिखा है उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत, उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों की 3/4 बहुमत, या सदनों का 2/3 बहुमत, या सदनों का पूर्ण बहुमत। अब इसको जब आप संयुक्त बैठक पढ़ोगे तो आपको आसानी से इसका उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919। अब देखो 1947 से पहले के भी अधिनियम पूछ रहा है पॉलिटी में, तो ध्यान रखना कुछ ऐसे भी अधिनियम है जो पॉलिटी का आधार है, मतलब संविधान बनने से पहले यही अधिनियम भारत में काम कर रहे थे। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 और एक भारत सरकार अधिनियम 1935, तो ये 2 अधिनियम ध्यान रखना। एक 1909 भी है, तो 3 अधिनियम ध्यान रखना, एक 1909, 1919 और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है 1935। इसको तो आप स्टार बना लो क्योंकि संविधान की बहुत सारी जो है कह सकते हो बातें यही 1935 के अधिनियम से ली गई हैं। तो यहाँ हम 1919 की बात कर रहे हैं तो पहले 1919 की बात करते हैं। तो मैंने आपको इसलिए बता दिया कि आप पढ़ते समय ध्यान रखो कि क्या हमें पढ़ना है। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के निम्नलिखित में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। अब 1919 में किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। पहला, न्यायपालिका एवं विधायिका यानी लेजिस्लेचर के बीच शक्तियों को पृथक्करण दिया गया इसमें। दूसरा बोला केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता। तीसरा बोला भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एवं वायसराय की शक्तियाँ। और चौथा बोला उपयुक्तों में से कोई नहीं। तो आप 1919 का अधिनियम पढ़ोगे और आपको आसानी से लक्ष्मीकांत में ये अच्छे से मतलब कि लिखा हुआ है और इसके आंसर आपको वहीं से तुरंत मिलेंगे। आप केवल एक बार पढ़ोगे तो ये आपका आंसर मिल जाएगा। समझ पा रहे हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है राज्यसभा में धन विधेयक। राज्यसभा में धन विधेयक को या तो अस्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति निहित नहीं है। ध्यान रखिएगा, ये धन विधेयक के बारे में पूछ रहा है तो आप धन विधेयक पढ़ो, उसमें लोकसभा की शक्ति क्या है और राज्यसभा की शक्ति क्या है ये पढ़ने की जरूरत है। दूसरा है राज्यसभा अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती है। अब यहाँ कुल मिला के आपको धन विधेयक पढ़ना है और राज्यसभा की शक्तियाँ क्या हैं। ठीक है, फिर राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं हो सकती। यहाँ वार्षिक वित्तीय विवरण का मतलब है बजट। ठीक है, तो राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं हो सकती। क्या क्या कथन सही। अब ये सही कथन पूछ रहे हैं, इनमें से कौन से कथन सही है। तो आप अगर पॉलिटी पढ़ रहे हो गए, देखिए मुझे एक्सपीरियंस है तो मैं ये क्वेश्चन आसानी से कर लूँगा, लेकिन जो नए एस्पिरेंट्स हैं उनको ये समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन का जो है पूछने का प्रक्रिया क्या है, या यूपीएससी किस
उद्देश्य से क्वेश्चन पूछ रही है। तो ध्यान रखिए, आप करंट के विषय अगर आप पढ़ते हो तो ये सब आपको चर्चा में मिलेंगे। पॉलिटी के सारे क्वेश्चन लगभग 80% क्वेश्चन आपको चर्चा में होंगे जो न्यूज़ में होते हैं। तो आपको उसका बेसिक पढ़ना है। जैसे अब सदन चलेगा, कोई जो है भारतीय संसद का सत्र चल रहा होगा, तो उसमें बहुत सारे ऐसे विधेयक आएंगे, तो आपको बार बार उन जो करंट के विषय होते हैं उसमें आपको बेसिक जा करके पढ़ने की ज़रूरत है। कि पॉलिटी में अपनी बुक उठाई, अब राज्यसभा का आज से जो है सत्र चल रहा था, उसमें कौन कौन सी बहस हुई, तो वो न्यूज़पेपर में जब होगा तो आपको सीधा बेसिक पढ़ना है जाके, और वहीं से क्वेश्चन पूछेगा बेसिक से, और ये सब बेसिक से क्वेश्चन ही आए हुए, ठीक है। तो आपको समझने की जरूरत है कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ कुल मिला के डीपीएसपी पूछ रहा है, नीति के निर्देशक तत्व, जो आपका भाग 4 है उसमें डीपीएसपी दिया हुआ है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ, यहाँ पे डीपीएसपी देख लीजिएगा क्योंकि मैं हिंदी माध्यम को पढ़ाता हूँ, तो नीति के निर्देशक तत्व के बारे में ही पूछा गया है, ठीक है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल राज्य के लिए ही होते हैं। तो डीपीएसपी में पहला कथन क्या बोल रहा है, ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है, और इसको आसानी से किया जा सकता है। अगर आप जो है डीपीएसपी सही से पढ़ लोगे तो ये कथन आपको बहुत ईजी लगेगा, ये कथन, ठीक है। दूसरा है, इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। मतलब इसमें जो भी मतलब उपबंध किए गए टीपीएसपी में, वो किसी भी न्यायालय में इन्फोर्सिबल नहीं है। मतलब वहाँ जाकर के आप इसको चुनौती नहीं दे सकते। क्या ये कथन सही है? तो अगर आप जैसे डीपीएसपी पढ़ोगे तुरंत आसानी से क्वेश्चन आपको इसका उत्तर आसानी से मिल जाएगा। तो ठीक है, ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक, आगे चलते हैं। जो 2015 का लास्ट प्रश्न है, 14वें वित्त आयोग के संदर्भ में। अब आपको पता होगा कि इस समय कौन सा वित्त आयोग चल रहा है, ठीक है। करंट के विषय में ध्यान रखिए, जब भी कोई नया वित्त आयोग बनेगा, ये उसके 1-2 साल आगे पीछे क्वेश्चन बनने की बहुत बड़ी संभावना होती है। अब इस समय 15वां या 16वां वित्त आयोग चल रहा है। तो यहाँ 14वें वित्त आयोग की बात हो रही है कि 14वें वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही है। तो 14वां वित्त आयोग जैसे हो गया, अब ये क्वेश्चन पूछने की संभावना बहुत कम है, लेकिन आपको आगे रणनीति समझ में आनी चाहिए कि अगला वित्त आयोग जब बनेगा उसके संदर्भ में भी पूछा जा सकता है यूपीएससी के द्वारा, और आगे पूछे भी गए हैं। ऐसा नहीं कि नहीं पूछा गया। अभी मैं दिखाऊंगा 2016, 17, 18 के सारे प्रश्न, तब आपको समझ में आएगा। तो 2014 के वित्त आयोग, 14वें वित्त आयोग के बारे में पूछा गया। 2014 के बाद से ही बने हैं ये, इसलिए 14वां वित्त आयोग ध्यान रखिएगा। तो पहला कथन क्या कह रहा है, इसने केंद्रीय विभाज्य पूल में राज्यों को मिलने वाले हिस्सा 32% से बढ़ाकर 42% कर दिया। कहने का मतलब है कि जो केंद्र के द्वारा राज्यों को पैसा दिया जाता था उसमें 32% पैसा दिया जाता था, अब उसको बढ़ा करके 42% कर दिया। क्या 14वें वित्त आयोग में हुआ है या 15वें वित्त आयोग में हुआ है? तो 14वें वित्त आयोग के संदर्भ में हुआ है, तो ये कथन सही हो जाएगा। तो ध्यान रखना, करंट के विषय से जोड़कर भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा है, इसने विशेष तौर पर सेक्टरों से जुड़े यानी सेक्टर स्पेसिफिक अनुदान उसे संबंधित सिफारिशें की हैं। तो इसमें सही उत्तर चुनना, ये करंट का पूरा विषय था, पूरा करंट का विषय था। और दूसरा ये कि अगली बार जब वित्त आयोग पूछेगा तो उसकी संवैधानिक संरचना या उसके संवैधानिक उपबंध क्या क्या है, तो वित्त आयोग के बारे में संविधान में क्या क्या दिया है, इसका जो है कहाँ पे उल्लेख मिलता है संविधान में, तो वो भी आपको पढ़ने की ज़रूरत है। तो ये आज की जो है एक नज़र में पॉलिटी के पूरे क्वेश्चन थे। और आई थिंक कितने क्वेश्चन थे अगर आप देखोगे तो एक क्वेश्चन ये था पहला, दूसरा क्वेश्चन देखोगे ये, तीसरा आपका ये, चौथा ये, ठीक है, और पांचवा ये हो गया, और यहाँ पे 6, 7, 8, 9, ये 10 हो गया, ये 11, 11 के बाद ये 12। अब आप देखो क्वेश्चन कितने ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, 13, 12 के बाद 13 हो गया ये, और ये 14, 15, यानी 2015 में 15 क्वेश्चन पूछे गए। अगर आप देखोगे, अगर 100 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन पॉलिटी के आ रहे हैं, पॉलिटी के कुल मिला के 15% क्वेश्चन। अब कई बार ऐसा भी हुआ कि 20 प्रश्न पूछे गए, 20 प्रश्न, 22 प्रश्न पॉलिटी से। ध्यान रखिए कि पॉलिटी के क्वेश्चन 15 या 14 से नीचे या 10 के नीचे तो कभी आए नहीं है। तो ध्यान रखना, पॉलिटी बहुत बड़ा जो है आपके इस प्रीलिम्स को पास कराने में बहुत बड़ा रोल रखता है। हिंदी माध्यम के मतलब एस्पिरेंट जो है वो पॉलिटी पर फोकस करके 15 क्वेश्चन में 14-13 क्वेश्चन सही कर लेते हैं, लेकिन उनका जो अन्य पार्ट जैसे इकोनॉमी है उस पर फोकस नहीं किया, या साइंस एंड टेक पे फोकस नहीं किया। तो अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि किस टॉपिक को हमने कितना महत्व देना है। यहाँ 15 क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ध्यान रखिए 15% क्वेश्चन आपके रिजल्ट में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ते समय ध्यान रखना है किस टॉपिक को या किस विषय को ज़्यादा पढ़ना है या किस पे ज़्यादा समय देना है, ठीक है। तो 15 क्वेश्चन कम नहीं होते, बहुत होते हैं। और 15 में से अगर आप सही से पढ़ रहे हो तो 14-13 कहीं नहीं जाते हैं। 13 क्वेश्चन आपके आसानी से सही हो जाएंगे इस 15 क्वेश्चन में, और ये होते हैं 15 के 15 भी कर सकते हो, लेकिन मैं एक
मतलब सामान्य अध्ययन अगर आप पढ़ रहे हो, सामान्य तरीके से पढ़ रहे हो, तो इसमें 13 क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं दोस्तों, फिर कल मिलेंगे या अगले जो चैप्टर होंगे उस पर बात करेंगे। और आज इतना ही रखते हैं दोस्तों, धन्यवाद।